में सोचा भी नहीं था कि एक साहित्यकार के रूप में इस दरबार में आकर के हमें अपनी सुटकुनी की कथा और व्यथा कहनी पड़ेगी। यह हनुमान जी की ही कृपा है कि उन्होंने एक अवसर दिया है और इस जीवन की भी हम यही कह सकते हैं कि जिसके लिए हनुमान जी ने चुना था वह रास्ता भी तय कर दिया है। यह किसी भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। रही बात इस पुस्तक को कैसे तैयार किया गया, तो आदरणीय विजयनाथ जी एक विजनरी व्यक्ति हैं। उनके पास एक विज़न का एक आकार का निराकार रूप है। तो हम लोग जब भी घाट वाट पर या कहीं भी मिलते हैं तो एक सवाल लेकर के हम लोग बार बार रुक जाते थे कि यह काशी कैसी रही होगी जब शिव यहाँ आए होंगे, वह कैसा महसूस की होगी जब शिव यहाँ रहकर वापस लौट गए, तो जब शिव नहीं थे तो काशी किस प्रकार रही होगी, और जब दोबारा शिव को बुलाने के प्रयास किए गए तब काशी किस प्रकार से अपने आप को सहेज पाई होगी, और फिर शिव जब आए तो शिव के साथ काशी कैसे रह रही होगी। इस तरह के तमाम सवालों के साथ कई दिन कई रात हम लोग चर्चा करते थे। फिर इस चर्चा के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते थे। कभी कभी टेलीफोन पर बातें, कुछ जगह हम लोग किसी जगह रुक करके ठहर जाते थे, फिर उस पर ही बात शुरू होकर फिर बात आरंभ होती थी। लेकिन बाद में एक बात समझ में आई कि नंदी और भृंगी दो शिव के ऐसे गण हैं जो शिव पर अधिकार रखते हैं, और अधिकार बोध का उनसे ज़्यादा दूसरा कोई शिव के पास रहने वाली शख्सियत नहीं है जिसको अधिकार का दंड भी मिला और अधिकार का आधार भी मिला। तो हम लोगों ने समझा कि दोनों स्वरूप जब बहुत मायने रखते हैं, और आज कहीं न कहीं जिस परिवेश में भारत चल रहा है उसमें अधिकार और अधिकार बोध दोनों कहीं न कहीं संक्रमित दौर में चल रहा है। तो नंदी और भृंगी दो सूत्रधार बनते हैं, और सवाल कभी नंदी भृंगी से करते हैं और कभी भृंगी नंदी से करते हैं। भृंगी नंदी भी उस रूप से कहा जाए, आज हम पशुता पे सोचते हैं तो कहीं न कहीं जब हम नंदी की बात करते हैं तो यह बात जरूर है कि वह हमारे देवता हैं, और जब भृंगी की बात करते हैं तो उसमें अर्धनारीश्वर का जो मानव स्वरूप की बात करें, उस ऋषि ने यह तय किया कि शिव और पार्वती जब दोनों हैं तभी यह सृष्टि है, और इसी सृष्टि के साथ हम अनादिकाल से चले आते हुए आज 2026 में पीढ़ी दर पीढ़ी खड़े हैं। इस आधार पर काशिका संपदा पर लिखा जाए, और काशिका संपदा पर लिखने में यहाँ की गंगा पर बात हो, असी नदी के तट पर बैठे हैं, असी नदी की बात हो, वरुणा नदी की बात हो, सभी कुछ कालातीत है। सभी सृष्टि के पहले भूखंड की तरह, धूल के उस कण की तरह सभी चीजें तब से हैं जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। प्रलय के बाद वही पानी है जो पानी सृष्टि का पहला बूंद था, वही पानी आज भी है। मानव ने, जैसे हम कहते हैं खून नहीं बना सकी, वैसे ही मानव सभ्यता ने जल भी नहीं बना पाया। यही जल ग्लेशियर से बहता हुआ अंतरिक्ष तक जाता है, समुद्र से होते हुए, और फिर यही लौटकर हमें विभिन्न रूपों में मिलता है, जिसे हम माँ कहते हैं। तो गंगा का यह तट है। जब गंगा भी नहीं थी तो शिव के स्वरूप में यह काशी कैसी रही होगी। आज हम हरिश्चंद्र जी की बात करते हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रश्नों के साथ हम यहाँ खड़े हुए। तब काशिका संपदा के लिए लिखते समय सृष्टि के आरंभ से कदम दर कदम हम लोगों ने विचार को लिपिबद्ध किया। घाटों पर गए, आज पत्थर के घाट हैं, किसी समय यह विंध्य पर्वत श्रृंखला के हम एक अंश हैं, तो पहाड़ियों का शहर है, वनों का शहर है, और आज हम इस प्रांगण में बैठे हैं तो कहीं न कहीं आनंद वन भी कैसा रहा होगा अगर हम यहाँ रह के महसूस करें। तो यहाँ भी वो चिलबिल के पेड़ जो आज शायद बनारस में कहीं नहीं होंगे, ऐसे कई पेड़ हैं जो कदम के पेड़ भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। तो हमें कहीं न कहीं और यह सभी हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए हैं कि आनंद वन में कौन कौन से वृक्ष थे। तुलसी के वृक्ष से शुरू होके घास दूब के घास से लेकर और बड़े बड़े वट वृक्ष तक सभी का वर्णन है, पुष्पों के वर्णन है। तो कहीं न कहीं आज हम उन सब चीज़ों से बहुत पीछे उनको छोड़ आए हैं। हमने
हमने इस काशी की तरंगों को पीछे छोड़ दिया है, इसकी प्रकृति को पीछे छोड़ दिया है, तब बात शुरू होती है दंडपाणि च भैरवम की। प्रयास किया है हमने, हम फिर अपनी उस पुरानी काशी की गलियों में लौटें, हम फिर काशी को सहेजें। और जो अभी मैडम ने एक बात कही कि आज का देश डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबूत चाहता है, क्योंकि हमारे पास क्या सबूत है कि हम धरती के पहले भूखंड हैं, क्योंकि बिना सबूत दिए हम भारत की बात विश्व पटल पे स्थापित नहीं कर सकते। इस मोनोपोली पे भारत आज इसी आयु पे खड़ा है। तो सबसे बड़ी बात है, जिस पुराण को हम इतिहास कहते हैं, क्योंकि शुरुआत तो हम नाद से हैं, नाद जहाँ जन्म लेता है, फिर माहेश्वर सूत्र आता है, अयुण रिलरिक का पूरा 14 माहेश्वर सूत्र है, उसी के बाद तांडव नृत्य होता है, और फिर नित्यावसान में नटराज राजों की बात आती है। इतने आरंभ से यह हमारा भारत का इतिहास है, यह हमारा मिथक नहीं है। जब हम मिथक कह देते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने इतिहास के साथ अन्याय करते हैं। इसका एक और सबूत है, जब हड़प्पा सभ्यता में लिपियों पर बात होती है तो हम एक शारदा लिपि आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। जिस दिन हम यह शारदा लिपि पढ़ लेंगे तो शायद हम वेद के उस वैदिक संस्कृत के शब्दों को भी पढ़ लेंगे, तो शायद हम अरबों वर्षों के भारत के इतिहास को कह सकेंगे। जो अभी हम बहुत मुश्किल से दूसरे नंबर के अतीत की बात करते हैं, हमसे भी पुराना एक सभ्यता बताया जाता है, जो कि कहीं न कहीं उनकी अज्ञानता है या हम कह नहीं सके, वो हमारी कमी होगी। तो ऐसे में यह हमें उस अतीत से जोड़ती है जब स्वर्णांड फूटता है, जब सातों लोग बनते हैं, ऊपर के नीचे के सातों लोग बनते हैं, तो हम कहीं न कहीं उस जीरो आवर की बात करते हैं। क्योंकि समुद्र का जल भी मीठा था कि खारा था, हम यहाँ तक हमारे ऋषि नहीं बता पा रहे थे। जो जल हमारे पास है, जो मिट्टी है, उसका आकार कितना है, यह भी नहीं बता पा रहे थे। नासदी सूत्रों ने सभी को लिखा है। तो जैसा भी मैडम ने एक बात कही कि गोस्वामी तुलसीदास जी हमें उस वटवृक्ष की तरह मिले कि जब राम कथा लिख रहे थे जिस दौर में, तो जीवन की सारी विसंगतियां उनके साथ थी। आयु के उस मोड़ पर खड़े थे जिसमें एक व्यक्ति आयु पूरी कर चुका होता है। तो जीवन के उस नई आयु पे, क्योंकि 120 वर्ष हम जान पाए कि उनकी आयु थी, इतने वर्षों के बाद अगर वह राम कथा लिख रहे हैं तो उन्होंने शुरू में ही कह दिया कि सारे वेदों को जो हम समझ पाए, वेद की बातों को जो नहीं समझ सके, हमारे ऋषियों ने पुराणों में बताया, हमने सारे पुराणों को इकट्ठा किया, फिर निगम को, आगम को, सारी स्मृतियों को जो हम समझ पाए, और जहाँ भी राम कथा सभी जगह हमारे अतीत में मिलती है, सभी राम कथाओं को इकट्ठा करके उस अरबी फारसी की राजभाषा के दौर में, जहाँ हमारे संस्कारों पर बड़ी इतिहास गाथाएं हैं, उस समय उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना उन्होंने किया। और वह राम राज्य, ऐसा राम राज्य उन्होंने बताया कि आज रामचरितमानस 16वीं शताब्दी का ऐसा ग्रंथ है कि हम उस समय के सम्राट को नहीं जानते, लेकिन हम तुलसीदास जी घर घर में आज अखंड साम्राज्य स्थापित करके एक भारत की परिकल्पना उन्होंने लिखा। और रामचरितमानस शायद आज जितना रिसर्च उस पुस्तक पर हुआ है, उतना रिसर्च दूसरे किसी ग्रंथ पे नहीं हुआ है। इतनी ताकत थी। आज़ादी की लड़ाई भी लड़ते समय लोगों ने हृदय पर फांसी पर चढ़ने से पहले उस तुलसी बाबा की किताब को लगाया। और यह संगीत समारोह भी उसी दौर में आरंभ हुआ जब 1913 में हम कहीं न कहीं आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो जो महंत जी, पूर्वज महंत जी थे, उन्होंने किस तरीके से भारत की आज़ादी की परिकल्पना में काशी का संगीत को जोड़ा, जैसे तुलसीदास जी ने अपने समय में रामचरितमानस के बाद रामलीला को जोड़ा। तो कहीं न कहीं आज़ादी के उस चरम में हम ये कहें तो शायद हम अभी कह नहीं पा रहे होंगे उतनी ताकत से, क्योंकि हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेशन अभी गंभीर नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं, अगर सीने से रामचरितमानस लगाकर फांसी पर चढ़ने की वह जज्बात जमा आया लोगों में, तो कहीं न कहीं वह इसी प्रांगण में जो तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाया है, बार बार सुनाया है, इतना सुनाया कि आज भी हमारी पीढ़ी
सहेली उन्हें कुछ न कुछ सुना रही है और हम शब्दों में उसी बात को हम लोग अपनी शैली में कह रहे हैं। इतनी हनुमान चालीसा के शताब्दियां बीत गई पढ़ते पढ़ते, तो कहीं न कहीं वह एक ऐसा वांग्मय हमारे बीच में है और ये हम सभी के लिए गौरव का क्षण है कि हम उस परंपरा में आज का एक दिन है, आज की ये गोधली है, यह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तक पढ़िए, आपको काशिका का एक ऐसा प्रकृति महसूस होगा जो लगेगा कि हम अपने छोटे से ही दायरे में, जैसे आज़ादी की लड़ाई सबने लड़ी, तय नहीं था कि हमें कैसे लड़ना है, वैसे हम काशी को सहेज सकते हैं अपने ही हिस्से से, जहां से हम सोच सकते हो। इसी बात के साथ अपनी बात को रोकते हैं। धन्यवाद।